बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी ख़ास नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में स्पेशल जिसका कई लोगों को इंतज़ार है, वो स्पेशल इंतखाबात की बात है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से बड़ी बहस हो रही है, इंतखाबात की चर्चे किए जा रहे हैं और कई ज़राया ये भी बता रहे हैं, और ख़ास तौर पे कश्मीर की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के सीनियर लीडरान से जब हमारी ऑफ द ट्रैक ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है तो कुछ इशारे यूँ भी मिलते हैं कि कुछ दिल्ली से उन सियासी जमातों को सिग्नल मिला है, और सिग्नल यही है कि इस साल अक्टूबर नवंबर के आखिर में जम्मू कश्मीर असम्बली के इंतखाबात हो भी सकते हैं। लेकिन दिल्ली में इस पे भी गहमा गहमी या गर्मा गर्मी आज भी देखने को मिली। मानसून पार्लियामेंट के मानसून इजलास का आज दूसरा दिन, और दूसरा दिन भी पार्लियामेंट के इजलास का हंगामे की नजरी रहा। महंगाई और उसके साथ साथ फौज की भर्ती और ये मुद्दे अपोजिशन की जमातों ने सर उठाकर चढ़ाए, और सर उठाते हुए इन पे बीजेपी या दूसरी जमातों के ख्वाबों और ख्यालों पर बादल मंडवाने की कोशिश भी की। लेकिन सारे के बीच में वक्फे सिफर, और वक्फे सिफर के दौरान मरकजी वजीर दाखिला ममलिकत नित्यानंद राय को सवाल पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से क्या है मरकजी सरकार की राय, तो उनने फटाफट में जवाब दिया कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से हतमी फैसला लेना इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार में है। और नित्यानंद राय ने बताया कि सरकार तहरीरी तौर सवाल का जवाब देते उन्होंने बताया कि कि सरकार को डिलिमिटेशन करना थी, सरकार ने पीस प्रोसेस को शुरू करना था, सरकार को मिलिटेंसी कम करनी थी। और यूं उन्होंने कहा कि नए खित्तों पर तरक्की तामीर और तरक्की का इस्तेवार किया जा रहा है, और मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भी जारी है। मिलिटेंट हमलों में कमी भी आई है, मिलिटेंट्स की तादाद में भी कमी हुई है। 218 में 417 के मुकाबले में 2021 में 225 मिलिटेंट मुकाबले हुए हैं, और कई इकदाम कई प्रोजेक्टों पर काम किया जा चुका है। नई स्कीमें सरकार की तो लागू हो चुकी हैं, 45 लाख के करीब लोगों को रोजगार मौके पैदा किए जा रहे हैं। लेकिन इंतखाबात के हवाले से उन्होंने फटाफट में जवाब दिया कि ये डायरेक्ट इंतखाबात का शेड्यूल कराना इलेक्शन कमीशन का दायरे इख्तियार है। कहा हमारे इख्तियार में नहीं, लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं, और इन्हीं सवालात में माना यही जा रहा है कि जब तक न वजारत दाखिला की तरफ से हरी झंडी होगी तब तक जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे नहीं, क्योंकि सारी तैयारियां, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों, चाहे बाकी सारे मामलात हों, वो सब वजारत दाखिला देख रहा है। और इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से पहले वजारत दाखिला से सलाह मशवरा और उनके हिदायत पर अमल तो ज़रूर करेगा। लेकिन इंतखाबात के बीच में सियासी जमातों में मिलन का सिलसिला जारी है, और श्रीनगर में आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस की पार्टी में बड़े चेहरा बड़ा नाम सामने आया, और ये बड़ा चेहरा बड़ा नाम नॉर्थ कश्मीर की एक समाजी और से पहले कहें तो एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर बशीर अहमद चालकू, उड़ी से इनका ताल्लुक और खित्ता उड़ी से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर बशीर अहमद चालकू डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर रहे, पिछले दिनों रिटायर हुए। आज उन्होंने पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का ऐलान किया। साफ जाहिर है उड़ी से लेकर बारामूला तक पीपल्स कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा सपोर्ट मिला है, और माना जा रहा है कि डॉक्टर बशीर अहमद चालकू की वजह से, जिनका एक समाजी नाम है, सियासी नाम अब शुरू होगा, लेकिन समाजी खिदमात के हवाले से जानी मानी शख्सियतें और राजा एजाज के साथ शाना बशाना चलते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस को बड़ी मंजिलों तक पहुंचा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ सजाद गनी लॉन भी थे, और सजाद गनी लॉन के साथ दूसरे लीडरान में राजा एजाज और उसके साथ साथ बशारत बुखारी से लेकर सजाद गनी लॉन ने अपनी तकारीर में खुशामदीद उनका कहा। लेकिन बाद में जब मीडिया से बात हुई तो मीडिया से बात करते हुए यासीन मलिक ने कश्मीर के सियासी हालात पर भी बयान की। कहीं न कहीं उन्होंने मोहम्मद यासीन मलिक को एक तरह से सपोर्ट करते हुए ये भी बताने की कोशिश की कि मोहम्मद यासीन मलिक के साथ हमारा नज़रियाती इख्तलाफ तो है, लेकिन उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, वो शायद उन्हें नहीं मिला है। प्रियंका गांधी की उन्होंने मिसाल दी, और यासीन मलिक से लेकर दूसरे इस मामले को लेकर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल कुछ इस तरह से जाहिर किया। बता दूं, नॉर्मली मैं पर्सनल मामलात में कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन एक बात है कि कहीं ना कहीं यासीन मलिक जो है, हमारा लाख डिसएग्रीमेंट हो, बट ही डिजर्व्स अ फेयर ट्रायल, ही डिजर्व्स अ ट्रायल जहां वो अपना पक्ष भी रख पाए। वन साइडेड जस्टिस तो हो नहीं सकता है, राइट। जहां तक महबूबा जी का सवाल है, तो
मैंने जैसे बोला कि उनका पर्सनल मामला है, लेकिन है एक रियलिटी की महबूबा जी ही रिकन्सिलिएशन का एडवोकेट थी कि पाकिस्तान से बात की जाए, सईद सलाउद्दीन से बात की जाए, मिल्टन सी से बात की जाए। तो जब हम वो चीज़ें रखते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं उनकी जगह होता इतनी बात करने के बाद, मैं शायद वो वाला दूसरा मॉडल अख्तियार करता। जैसे प्रियंका गांधी साहिबा थी तो उन्होंने अपने वालिद के कातलों को माफ़ कर दिया, तो वो तो मतलब अपने वालिद के कातलों को माफ़ किया, और कहाँ वो तो किडनैपिंग थी, हालांकि बहुत गलत थी। हम सजाद गनी लॉन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और श्रीनगर में उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। और नाज़रीन, अब बताते चले दूसरा मामला भी। अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लीडरान आज टंगमर्ग के इलाके में थे और शानदार इस्तकबाल अल्ताफ बुखारी का यहाँ अपनी पार्टी के लीडरान कारकुनान ने किया। डोल तमाशे से उनका इस्तकबाल और डोल के साथ डोल बाजे के साथ साथ सईद अल्ताफ बुखारी ने खुशामदीद जब उनका हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया। और अल्ताफ बुखारी ने अपने तकरीर में अपने सारे मामले के दौरान अपने कारकुनान पर जोर दिया कि वो अपने पार्टी के एजेंडा को घर घर तक पहुँचाएँ और दूसरी पार्टियाँ बकौल उनके जो शूशे फैला रही हैं, जो दावे कर रही हैं, उनका तोड़ भी करें। और सईद अल्ताफ बुखारी ने इस जलसे के दौरान एक और बात भी की, बीजेपी का भी नाम लिया, पीडीपी का भी नाम लिया और नाम लिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी, और सबका नाम लेते हुए बताया कि ये जो जमातें हैं जो अल्ताफ बुखारी की पार्टी को अक्सर अपनी पार्टी बी टीम कहा करती हैं, के हवाले से बताया कि ये बी टीम का नाम इसलिए ले रही हैं क्योंकि ये नहीं चाहती हैं कि कश्मीर में ख़ानदानी रिवायत से हट के, ख़ानदानी सियासत से हट के कोई और सियासत में आए, क्योंकि इनके बकौल नई पार्टी से कश्मीर को नुकसान होगा। असल में कश्मीर को नुकसान इन पार्टियों ने पिछले 72 सालों से दिया है। यहाँ उनसे इंजीनियर रशीद की भी उन्होंने बात की और ये भी बताया कि कुछ लोग हैं जो इंजीनियर रशीद से खतरा महसूस करें और यूं उसके खिलाफ, उसकी रिहाई के खिलाफ कहीं न कहीं मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि ये मुहिम कौन चला रहा है, ताहम कहा कि कुछ लोग इंजीनियर रशीद की रिहाई के खिलाफ हैं और इंजीनियर रशीद की तारीफ करते उन्होंने बताया कि वो भी वैसे ही लीडर हैं, वैसे हिंदुस्तानी हैं जैसा मैं हूं, जैसे दूसरे लीडर हैं। क्या बताया सईद अल्ताफ बुखारी, जरा सुनाते हैं। कि मैं आपको बताऊंगा, ये जो रिवायती सियासी पार्टियां, चाहे वो भाजपा हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और पीडीपी हो, इनका एक ही नारा हमेशा रहा है कि जो नई पार्टियां आएंगी उनसे कश्मीर को नुकसान है। मैंने कहा, मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर नुकसान हुआ है तो इन 4 रिवायती पार्टियों की वजह से हुआ है। और हमारा जो ये इनकलाब है, अपनी पार्टी का इनकलाब, इन 4 पार्टियों का यहाँ सफ़े इसके यहाँ से हटाना है। इन लोगों को जो इन्होंने धोखा 72 साल की दिया है, इनका धोखा लोगों के सामने हम नंगा कर रहे हैं हर जगह। बताऊंगा, हमने 90 से लोग देखे गए हैं, पकड़े जाते हैं, लोग छोड़े जाते हैं। ये कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग अमन के ख्वाह हैं और जब लोग अमन के ख्वाह हों, कोई तालिब हुसैन या कोई और मैटर नहीं करता है। इंजीनियर रशीद की पैरवी उसके वकील भी कर रहे हैं और अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी भी कर रही है। और कहें लोग पेड़ों पे चढ़ के कहें अल्ताफ बुखारी क्यों करता है और कैसे करता है। वो एक कश्मीरी रहनुमा है जिसने मेरे साथ असेंबली में हल्फ उठाया है, उसने भी हिंदुस्तान का वही हल्फ। इंजीनियर रशीद, जिस तरह मैं हूं, जिस तरह दूसरे लीडरान ने, उसी तरह है जिस तरह मैंने हिंदुस्तान के आईन पे हलफ उठाया है, इंजीनियर रशीद ने भी उठाया है और उनकी रिहाई की बात कर रहे थे अल्ताफ बुखारी। लेकिन आपको बताएं, अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के एक बड़े लीडर शोएब नबी लोन को आज जम्मू में गिरफ्तार किया गया। धोखाधड़ी के एक मामले में शोएब नबी लोन को आज गिरफ्तार किया गया है और शोएब नबी लोन की इस गिरफ्तारी के पीछे बताया जाता है कि ये 2019 का एक मामला है और उसी मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें आज जम्मू में क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है और उन्हें कस्टडी में ले रखा है। चलिए नाज़रीन, अब ज़रा दूसरे पहलू पर चलते हैं और दूसरा पहलू आपको बताते चले। हमारी दूसरी खबर पे हम चलते हैं और दूसरी खबर हमारी यही है कि हमारे यहाँ ज़मीनी सतह पे हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को कितना ग्राउंड पे इज़्ज़त दी जाती है। जो हमारे पंच बने हैं, सरपंच बने हैं, उनको कितनी इज़्ज़त दी जाती है, उसकी मिसाल रामबन से हमें देखने को मिली।
पिछली बार आपको याद होगा सरकार ने बैक टू विलेज प्रोग्राम भी बनाया था, मेरा शहर मेरा प्राइड, मेरा कस्बा मेरा प्राइड प्रोग्राम भी बनाया। उस दौरान इन पब्लिक नुमाइंदों की एक बड़ी चाहत हुआ करती थी, बड़े मामले हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद अक्सर जगहों से पब्लिक नुमाइंदों ने यानी पंचों, सरपंचों, BDCs ने बताया कि कहीं खातिर में नहीं लाया जाता है। और खातिर में न लाने का मामला रामबन के इलाके में भी देखने को मिला, जहां आज पंचों, सरपंचों और जो BDC हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एक रिजिग्नेशन अपना दिया और ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस रामबन को दिया। इनकी तादाद में एक BDC था, 6 सरपंच थे, 5 नायब सरपंच थे और 11 पंच थे, 11 पंच। और इन सब ने आज बाज़ाब्ता तौर पे इस्तीफ़ा सरकार को इसलिए दिया कि कोई इनकी सुनता नहीं है, तो फिर वो किस लिए वहाँ पे बैठें, किस लिए अपना सुनाएं। ये सब कुछ था रामबन में। इनकी सुन लेते हैं। पिछली दफ़ा 2018 में इलेक्शन करवाए गए थे, तो उस टाइम कहा गया था कि ये जो हम सरपंच और पंच या BDC DDC के लिए जो इलेक्शन हुए तो हम आपको बहुत बड़े पावर दे रहे हैं, आप ये काम करोगे वो काम करोगे। लेकिन अभी 2 या 3 साल गुजरने के बावजूद पंचों या सरपंचों या BDC DDC को पावर नज़र नहीं आया। तो आज इस नतीजे पे हम पहुंचे कि जब हमारी बात तहसीलदार के पास, SDM के पास, DC ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेशन कहीं भी सुन नहीं पा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोई नहीं सुन रहा है, तो हमें यही लगा कि हम लोगों के बीच में क्यों गालियां खा रहे हैं। हमारे पास जब कोई पावर है ही नहीं, सरकार जो अभी कह रही है पंचों सरपंचों को पावर दिया गया है, ये एक झूठ। सरकार कहती है पंचों सरपंचों को पावर दिया गया है, लेकिन पावर है नहीं। और आपको याद दिलाएं, सजाद गनी लोन ने श्रीनगर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बताया, जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उसमें उन्होंने ये भी बताया कि ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हों, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के मज़े ही मज़े हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ अक्सर कहावत है, वालिदैन अपने बच्चों को दुआ दिया करते हैं और बताते हैं कि जा रब तेनों, पहले पुराने ज़माने में गार्ड को बड़ा माना जाता था, तब वालिदैन बताए थे कि जा रब तेनू गार्ड बनाए, दुआ किसी को दी जाती थी। और गार्ड के बारे में आपको बताएं, ये जंगलात महकमे का वो मुलाजिम होता है जो हमारे जंगलात की रखवाली करता है। वक्त तरक्की करता गया तो फिर तहसीलदार के पावर ज़्यादा देखे गए, तो अक्सर वालिदैन दुआ करते थे अपने बच्चे के लिए, या किसी के लिए भी दुआ होती थी कि जा बेटा रब तेनू तहसीलदार बनावे। लेकिन अगर कोई DC बन जाए तो फिर उसके लिए उससे और क्या दुआ हो सकती है। तो DC बने ही आज महरुल निसा। ये पुलवामा में हुआ, जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा के दफ्तर में आज DC बनाने का मामला था। वो कुछ मिनटों का ही था, लेकिन एक मंजिल कोशिश की डॉक्टर बसीर हक ने, और पुलवामा के करीमाबाद के 12वीं जमात के बच्चों के साथ जब आज इंटरेक्शन किया तो उनके लिए अपनी कुर्सी खाली करते हुए उन्हें बताया कि चलो कुछ मिनटों के लिए आप DC बनो। और महरुल निसा पुलवामा की आज पहली वो DC भी बनी जिसने अभी ना IAS किया है ना कोई और एग्जाम क्रॉस किया है, 12वीं तक तो पहुंची है, लेकिन 12वीं पे पहुंचने के बाद उसको कुछ मिनटों के लिए DC की कुर्सी पे बैठने का, वो मज़ा उठाने का, लुत्फ उठाने का मौका भी मिला। जिला तरक्याती कमिश्नर बसीर हक ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बच्चों को एक तरगीब देनी है, क्योंकि यहाँ बच्चे मसाइल उन्होंने आज सुने भी और मसाइल के दौरान मसाइल को हल भी किया। फ़ौरन फटाफट में पब्लिक इंटरेक्शन करते हुए पब्लिक के मामलात को सुना और उन पर दस्तखत भी किए। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीर हक की एक कोशिश साफ जाहिर है 20 मिनटों के लिए ही DC, लेकिन इससे उसको ज़रूर ये तरगीब मिलेगी, उस बच्चे को तरगीब ज़रूर मिलेगी कि वो आगे ज़िंदगी में कुछ करे, इस कुर्सी पर बैठने की वो तमन्ना ज़रूर करेगी। और इसी कोशिश में जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा बसीर हक ने बताया कि अभी इब्तिदा है और स्कूलों में भी होगा और नौजवानों को भी लाया जाएगा, ताकि उन्हें बताया जाए कि कुर्सी पे बैठना है, लेकिन उस कुर्सी पर बैठने से पहले आपको कुछ मेहनत ज़रूर करनी है, और ये मेहनत आपको सिर्फ 10+2+3 के बाद कई इस कुर्सी पे बिठा सकती है। ज़रा बसीर हक की भी सुनते हैं, बच्चों की भी सुनते हैं। यूथ मिशन IAS के नाम से जो हमने ये आगाज़ स्टार्ट किया है, कैसे आज पहली कड़ी थी, इसमें और कड़ियाँ भी बहुत सारी स्टार्ट होंगी। दूसरी हायर सेकेंडरीज या दूसरे प्राइमरी स्कूल, इन स्कूलों के बारे में भी जो है वो प्लान करके उनको भी इसी तरीके से किया जाएगा। जैसे आज मेरे ऑफिस में, कल SP ऑफिस में होगा, नेक्स्ट पुलवामा SP ऑफिस में होगा, या अवंतीपुरा पुलवामा SP ऑफिस में होगा। तो इसका करने का मकसद ही यही है कि यूथ को किस तरीके से यहाँ पे अवेयर करना है और यूथ को किस तरीके से एंगेज करना है, ताकि इनमें से भी कोई कल के टाइम में, इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, इनमें से भी कोई इस कुर्सी पे बैठ सकता है।
इसी सिलसिले में इन बच्चों को जो ये एक विजन बताना है कि इस कुर्सी के मालिक कोई भी विरासत में इस कुर्सी को नहीं लाया है, कोई भी अमीर है या गरीब है इस तरीके से इस कुर्सी को नहीं लाया है, बल्कि इस कुर्सी का मालिक वही है जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करने के बाद अपने इरादों को जो है वो एक पाया तकमील तक पहुंचाएगा और अमली जामा पहनाएगा। इसके लिए इस कुर्सी पे बिठाना बच्चों का, जैसे आपने देखा होगा कि हमने बच्चियों को भी कुर्सी पे बिठाया, बच्चों को भी, जो लड़के थे उनको भी कुर्सी पे बिठाया। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशबू नबी हूँ, HSS स्कूल करीमाबाद की हूँ और मुझे बहुत ही खुशी फील हो रही है कि मुझे ऐसा मौका मिला है पहली बार, और जो हमारे दिल में डर होता है वो सब निकल जाता है। और मुझे मतलब DC साहब से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें ऐसा मौका मिला है। IAS यूथ मिशन पर हमें मैसेज आई है कि आपको DC के चेयर पर मतलब बैठना है और DC बनना है, और मैंने 2 डिसीजन लिए हैं वहाँ पर, वो साल हो जाएगा। और मतलब मैं और इसके अलावा मैं DC साहब से बहुत शुक्र। चलिए कुछ मिनटों के लिए सही, लेकिन दुआ होगी कि आप बड़ी के वक्त के लिए यानी DC बने और बाज़ाब्ता तौर पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा का कभी ओहदा संभालें। दुआ इन बच्चों के लिए, ये हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हम दुआ कर सकते हैं। और कोशिश वालिदैन को करनी है, कोशिश मुआशरे को करनी है इन बच्चों को सही रास्ते पे ले जाने की। और आपको नाज़रीन बताएं, एक और DC भी है, वो भी हमारे मुआशरे की है, हमारी ही है, और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली DC बारामूला। और DC बारामूला आज सोपोर में थी, और सोपोर में डॉक्टर सहरिश असगर ने आज अवामी मामलात सुने। ये DC सही में DC है, IAS क्वालिफाई कर चुकी हैं। इससे पहले इन्होंने एक IPS किया था, लेकिन IPS करने के बाद दूसरी बार इन्होंने IAS किया है, और IAS करने के बाद ये आजकल ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला हैं। और बारामूला की नोक पलक संवारने वाली डॉक्टर सहरिश असगर आज सोपोर के कस्बे में थी। और सोपोर के कस्बे में आपको नाज़रीन याद दिलाते चलें, लोगों को शिकायत रहती है कि रब बहुत ज़्यादा है, रब यानी कीचड़ बहुत ज़्यादा है, और उसी कीचड़ का हिसाब किताब समझने के साथ साथ इंतज़ामिया को मुतहर्रिक बनाने के लिए सहरिश ने सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, अवामी नुमाइंदों से बात की, और अवामी नुमाइंदों के साथ साथ पब्लिक से इंटरेक्ट करते हुए पब्लिक के मसाइल सुने। और पार्क का मामला पब्लिक ने उठाया। सहरिश ने यकीन दिलाया कि और भी मसाइल हैं, लेकिन पार्क बहुत जल्द उनके सामने होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आई है यहाँ दौरे पे सोपोर के। यहाँ के काफ़ी एरियाज़ हैं जिनकी डेवलपमेंट जो है उनको करने से काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। इसमें बहुत सारे पार्क्स हैं जिनमें हमारे एमिटी पार्क हो गया, और तुलबल के कुछ एरियाज़ हैं, और फ्रूट मंडीज़ हैं, बाकी और पार्क्स हैं जिनकी डेवलपमेंट के बारे में हमने म्यूनिसिपल कमेटी जो सोपोर है उनके साथ बात की है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से फर्दर इन एरियाज़ की डेवलपमेंट जो है वो जल्द से जल्द हो सकती है, ताकि जो लोग हैं वो उनके लिए कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रहें, खाली टाइम में वो यहाँ आ सकें, और स्पेशली यूथ के लिए जो है कुछ एंगेजमेंट के ज़रिए बने और उनके लिए पार्क्स मुहैया हों। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि यहाँ के काफ़ी एरियाज़ हैं जो ऑन द पैटर्न ऑफ श्रीनगर, जैसे मक्की पॉइंट। चलिए ये बारामूला के ज़िला तरक्याती कमिश्नर की बात, लेकिन कुछ बारामूला के बाद बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस की बात। डॉक्टर उवैस ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने आज एक मीटिंग मुनाक़द की थी, और इस मीटिंग में सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ साथ इलाके की दूसरी मौजूद शख्सियात थीं। और इस मीटिंग में पोलिंग स्टेशन इंतखाबात के हवाले से पोलिंग स्टेशनों को माकूल बनाने और हर घर झंडा प्रोग्राम पर तबादला ख्याल भी किया गया। पोलिंग स्टेशनों को रैशनलाइज करने पर सियासी जमातों के नुमाइंदों से बातचीत और ज़रूरी तजावीज़ भी ली गई। और इस मीटिंग में बताया गया कि बांडीपोरा में 300 पोलिंग स्टेशनों के 3 असम्बली हल्के हैं, जिनमें से सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम उठाए जाएँ। डॉक्टर उवैस ने मुतल्लिक़ा अफसरान को तालमेल बनाए रखने की पर भी जोर दिया, और ये भी बताया कि जो भी इंतखाबात के हवाले से मामलात हों उनको तरजीही बुनियादों पर हल होना चाहिए। उधर ADDC बांडीपोरा ने आज कश्मीर तिबिया कॉलेज सोनावारी में 3 रोज़ा फ्री मेगा मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। कश्मीर तिबिया कॉलेज अस्पताल शिलवत में मरीजों के लिए इस 3 रोज़ा मेगा वर्कशॉप का इफ्तिताह करने के बाद यहाँ मरीजों के साथ हाल अहवाल भी पूछा गया, और ये भी बताया गया कि ये मेडिकल कैंप 3 दिनों तक जारी रहेगा। और मोहम्मद अशरफ हकाक जो ADDC बांडीपोरा हैं ने यहाँ पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट और दूसरे अहदेदारों के हमरा मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया।
कश्मीर तिबिया कॉलेज ने 3 दिन का जो ये रेजिमेंटल थेरेपी का वर्कशॉप किया है, इसमें ये इन्होंने लोगों के लिए, मरीजों के लिए फ्री रखा है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की थेरेपियाँ की जाएगी। कश्मीर तिबिया कॉलेज हमेशा पेश रहा है ऐसे इनिशिएटिव में। काफ़ी हम इनके साथ काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं और हमने इनका काम हर दफ़ा देखा हुआ है और काबिल सताइश काम है। और इसका आजकल काफ़ी रुझान लोगों में बढ़ रहा है। लोग इस तरह पे सुंबल शिलवत में डीडीसी बांडीपोरा एमए हकाक और फ्री मेडिकल कैंप का इफ्ता। लेकिन आपको ज़रा नाजरीन बताएं, कहीं अच्छा होता है तो कहीं लोग तरसते हैं। तरसने की बात हम डोडा से कर रहे हैं, पानी के लिए, जहां से दरियाई चिनाब गुजरता है और उसी दरियाई चिनाब के किनारे बसे इलाकों में लोगों को पानी नहीं है। और ये पानी आज से नहीं है, इसी महीने नहीं गया, इसी साल नहीं गया, पिछले साल नहीं गया है। इस पानी को गए हुए कई साल हुए हैं। और गुरसू डोडा में लोगों ने पानी के मामलात को लेकर सरकार और ज़िला इंतज़ामिया को पानी करने की कोशिश की। ये बताया कि आखिर कब तक लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ेगा। दुनिया आज के ज़माने में बहुत आगे पहुंच चुकी है, लेकिन आज भी हम पानी की तलाश में लोग निकल पड़े हैं। और यहाँ गुरसू डोडा में लोग बता रहे थे, इंतज़ामिया को सुना रहे थे, और इंतज़ामिया को सुनाते हुए ये भी बता रहे थे कि सुनिए हजूर, आपके यहाँ बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका करने का दिल आता तो बात हो पाती। इनकी फटाफट में सुन लेते हैं। जी, मेरा नाम वकार है जी। आज हम इस इशू को लेके आए कि यहाँ पे हमें जो पानी का है वो मतलब बहुत बड़ा इशू यहाँ पे बन चुका है हमारे लिए इस टाइम। क्योंकि सर देखिए, हमें यहाँ पे जो पानी है, हमें गंदा पानी पीने पे मजबूर है। हम इस वक्त 21वीं सदी में रह रहे हैं, तब भी इस टाइम हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हमारे घर घर तक पानी पहुँचे। हर जगह आप देखते हो कि सरकार के दावे होते हैं कि घर घर पानी देंगे, लेकिन सर अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ना हमारे पास यहाँ पे कोई और सोर्स है पानी का। तो सर एक ही सोर्स हमारे पास नीचे चिनाब है और हमें वहाँ पे जाके पानी लाना पड़ रहा है। टैंकर जरूर आते हैं, जो पीएचई डिपार्टमेंट है उनके टैंकर। डोडा के लोग, डोडा के लोग पानी को परेशान इंतजामिया कर नहीं रही है। लेकिन कुपवाड़ा में एक और मामला भी है, और कुपवाड़ा में मनरेगा के इंजीनियर परेशान है। और कुपवाड़ा में ये पॉलीथीन ड्राइव थी, और पॉलीथीन ड्राइव के दौरान कुपवाड़ा में पॉलीथीन से साफ रखने के हवाले से इकदाम उठाए गए। ये कुपवाड़ा की बात, लेकिन कुपवाड़ा में मनरेगा के मुलाजमीन का ये मुजाहरा भी था। और मनरेगा के मुलाजमीन सरकार को बता रहे थे, इंतजामिया को बता रहे थे कि आखिर कब तक उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाएगी। ये इंजीनियर हैं, इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है, लेकिन दुनिया में शायद कश्मीर वो वाहिद जगह होगी जहां पढ़े लिखे इंजीनियर को हाय तौबा करना पड़ेगा। अगर ये दुनिया के किसी और मुल्क में होते इंजीनियर तो वहाँ इनसे ब्रिज पे काम लिया जाता, वहाँ इनसे टनल्स पे काम लिया जाता, वहाँ इनसे कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे काम लिया जाता। लेकिन जम्मू कश्मीर वाहिद शायद दुनिया की जगह है जहां पढ़ा लिखा इंजीनियर जो ज़िंदगी के बेहतरीन साल कौम को देना चाहता है, लेकिन उन सालों में इस कौम से ज़्यादा उन्हें नारेबाजी ही करवाई जाती है, खिदमत के बजाय नारेबाजी करवाई जाती है। और ये कुपवाड़ा में मनरेगा के इंजीनियर भी कर रहे थे। सर, मैं GRS विंग कुपवाड़ा से आसिया अमीन बात कर रही हूँ। सर, हम पिछले 13 साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं एज कॉन्ट्रेक्चुअल, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। सर, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई उस टाइम से लेकर आज तक सर हमें हर एक स्कीम में इन्होंने एब्जॉर्ब किया, चाहे वो 14th FC हो, चाहे वो SBM हो, कोविड के रिलेटेड हो, चाहे वो BLOs हो, चाहे वो और कोई हो इमरजेंसी के। श्री अमरनाथ यात्रा में उसमें भी हमारी GRS को उन्होंने ड्यूटी के लिए भेज दिया। सर, हमारी जो बेसिक मांगे हैं कोई इलीगल नहीं है सर, हम अपनी जायज़ मुतालबात कर रहे हैं सर। एक तो हमारा सर होना चाहिए, कुछ इलीगल मांग नहीं रहे, मांग वही रहे जो इनका हक है, लेकिन मिलता कहाँ है, हक मिलना मुश्किल हो गया है, ये लोग वहाँ पे बता रहे थे। लेकिन आपको चलते चलते खबर अच्छी बताते चले। अच्छी खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में मेडी सेंटरों के क़याम के अमल के हवाले से सरकार ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अमली इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं, और मुख्तलिफ तिबी कंपनियों को यहाँ की सहूलियात फराहम करने के हवाले से, ज़मीन वगैरह के हवाले से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और कई कंपनियों ने इन मेडी सेंटरों के क़याम के हवाले से कवायद को मुकम्मल भी किया गया है। आपको बताते चलें, इलाज मुआलजे में बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से सरकार ने मेडी सेंटरों के क़याम का अमल लाने में इक़दाम उठाए हुए हैं। और माना जा रहा है कि 4 से 5 हज़ार लोगों को यहाँ जो मेडी सेंटर बनेंगे, करीबन 500 बेड के जो मेडी सेंटर बनेंगे,
5000 बेडों के वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और बेहतर तिब्बी सहूलियात भी फराहम होगी। और सरकार इस पे बड़े ज़ोर शोर से काम आज शुरू कर चुकी है। लेकिन चलते चलते बताएं, इसी मेडी सेंटर से साथ जुड़ा हुआ कोविड जो फिर फन उठा रहा है, और कोविड के हवाले से आपको बताते चलें कि दोबारा इस कोविड के केसेस आना शुरू हो चुके हैं। ये पुरानी वो पिछले साल की तस्वीर हैं। ये उन तस्वीर के दौरान आपको याद होगा नाक में घसीटा जाता था, आँख नाक सब कुछ टेस्ट किया जाता था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जम्मू कश्मीर में दोबारा कोविड के केसेस आना शुरू हो चुके हैं, और इंतज़ामिया ने भी लोगों से तलकीन की है कि वो मास्क को पहने और उसके साथ साथ इस वबाई बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने में जो SOPs है उनका ख़ास ख्याल रखें, ताकि हमारे यहाँ ये मामला जो है और संगीन ना हो जाए। बांडीपुरा में भी मास्क को ज़रूरी करार दिया गया है। गांदरबल के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने आज भी लोगों को बताया कि वो इस मास्क का अमल ज़रूरी रखें, और साथ साथ में सभी लोगों को अब इंतज़ामिया की तरफ से ये तलकीन की जा रही है कि 2 फुट की दूरी अब फिर हो रही है ज़रूरी। तो ख्याल रखिएगा ये मास्क वगैरह का, और इसके साथ ही आपको बताएं कि हमारा भी ख्याल रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।